तो बच्चों, अगला सवाल अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ये आखिरी पार्ट है। स्पीयर के जितने भी हमने केसेस किए थे उसमें से ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट है। तो गिवन इंसुलेटर सॉलिड स्फीयर हैविंग चार्ज Q spread in its volume. Okay. And radius of sphere is capital R. Find intensity of electric field at point P, distance small r from center of sphere when point P is inside sphere. तो हमारे पास एक सॉलिड लेकिन इंसुलेटर मटेरियल का बना हुआ स्पीयर है। तो इंसुलेटर और कंडक्टर में डिफरेंस आपको पता है। कंडक्टर में चार्ज फ्लो हो सकता है, इंसुलेटर में चार्ज फ्लो नहीं होता, स्टैटिक हो जाता है। तो अगर इस इंसुलेटर स्पीयर में हमने चार्ज प्रोवाइड किया है तो ये चार्ज पूरे स्पीयर में डिस्ट्रीब्यूटेड है और वो जहां है वहां फिक्स्ड है, वहां से मूव नहीं कर सकता चार्ज। ठीक है ना। कंडक्टर में हमने लास्ट टाइम पे देखा था, कंडक्टर में आप चार्ज कहीं पर भी प्रोवाइड करो वो चार्ज अल्टीमेटली सरफेस ऑफ द स्पीयर पे ही आ जाता है, राइट। चाहे वो अंदर सॉलिड स्पीयर हो चाहे होलो स्पीयर हो, अगर वो स्पीयर कंडक्टर मटेरियल का है तो सारा चार्ज हमेशा आउटसाइड द स्पीयर सरफेस रिसाइड करेगा। लेकिन इंसुलेटर में ऐसा नहीं है। इंसुलेटर में चार्ज फ्लो नहीं कर सकता तो आउटसाइड जाने की संभावना नहीं, जहां आप चार्ज दोगे वहीं पर रह जाएगा वो चार्ज। ठीक बात है। तो हमारे पास एक स्पीयर है। तो सिचुएशन कुछ इस प्रकार की है। ये सिचुएशन का डायग्राम बना के दिखा रहा हूं मैं। हमारे पास एक स्पीयर है जो इंसुलेटर मटेरियल का बना हुआ सॉलिड स्पीयर है। तो ये इंसुलेटर मटेरियल का बना हुआ सॉलिड स्पीयर है। सॉलिड है इसलिए मैं इसमें से हैचिंग लाइंस शो कर रहा हूं ताकि आपको नजर आए कि ये सॉलिड स्पीयर है और इस स्पीयर के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसमें कैपिटल Q चार्ज टोटल चार्ज है जो एंटायर स्पीयर के वॉल्यूम में पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो चार्ज जहां प्रोवाइड किया गया है वो चार्ज उसी जगह लोकलाइज रहेगा, वहां से फ्लो होके वो सरफेस के ऊपर नहीं जाएगा जैसे कंडक्टर स्पीयर्स में होता है। ये इंसुलेटर स्पीयर है तो चार्ज पूरी तरह अंदर जमा हुआ है। ठीक है, हर जगह चार्ज है क्योंकि चार्ज ऐसे ही प्रोवाइड किया गया था इसको। तो एंटायर वॉल्यूम में चार्ज इसमें प्रेजेंट है और हमको एक पॉइंट दिया गया है, पॉइंट P। और ये जो पॉइंट P है इसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ द स्पीयर से स्मॉल r है, जबकि रेडियस ऑफ द स्पीयर जो है वो है कैपिटल R और चार्ज जो है वो है कैपिटल Q। ये Q चार्ज पूरे एंटायर स्पीयर के ऊपर स्प्रेड है। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें एक गॉसियन सरफेस लेना है कुछ इस प्रकार से। तो स्मॉल r रेडियस का एक स्पीयर हमने गॉसियन सरफेस के रूप में सिलेक्ट कर लिया। तो ये है हमारा सिलेक्टेड गॉसियन सरफेस या गॉसियन
स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, जो पॉइंट P में से पास हो रहा है, ऐसा हमने एक गॉसियन स्फीयर, गॉसियन सरफेस, क्लोज्ड सरफेस सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो अब यहां लिख के दिखा रहा हूं, सिलेक्ट अ गॉसियन सरफेस in form of a sphere of radius small r such that it pass through point P. पॉइंट P में से ये गॉसियन सरफेस पास हो रहा है, तो ऐसा एक स्फीयर हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। नाउ वी डिफाइन टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस से लिंक्ड टोटल फ्लक्स की वैल्यू हम डिफाइन, अब टोटल फ्लक्स लिखने के दो तरीके हैं आपके पास। एक तरीका तो है इंटीग्रेशन E डॉट DA, टोटल फ्लक्स लिखने का एक तरीका, ठीक है। और क्लोज्ड सरफेस है इसलिए ऐसे लगा दिया ताकि पता चले कि भाई ये इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस के लिए किया जा रहा है, तो ऐसे लगा देते कई बार, है ना। तो इसको साइक्लिक इंटीग्रेशन बोलते हैं या क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेशन बोलते हैं। या दूसरा तरीका हमारे पास है सिग्मा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन 0। इन दो तरीकों से हम डिफाइन कर सकते हैं फ्लक्स, ठीक है। तो पहले तरीके से डिफाइन करने के लिए हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा एक स्मॉल एलिमेंटल एरिया। तो इस स्फीयर के ऊपर एक स्मॉल एलिमेंटल एरिया लिया, स्फीयर है तो स्फीयर पे छोटा सा पार्ट लेंगे एरिया का, तो वो रेक्टेंगुलर शेप में सरफेस जैसा, एक प्लेन सरफेस जैसा बहुत छोटा सा पार्ट लेंगे तो आ जाएगा। उसका जो एरिया वेक्टर होगा वो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में DA वेक्टर डिफाइन हो जाएगा, है ना, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, राइट, ओके। स्फीयर पे हमेशा जब छोटा सा पार्ट लेते हैं तो रेडियली आउटवर्ड ही DA वेक्टर होता है हमेशा की तरह। और इसी पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डिफाइन करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पोजीशन पे इस तरफ आएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी रेडियली आउटवर्ड ही आएगा इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक बात है। तो इसका मतलब E वेक्टर का मॉड इंटू DA वेक्टर का मॉड इंटू cos 0 डिग्री, ये एंटायर सरफेस ऑफ द स्फीयर पर इंटीग्रेट करेंगे तो हमको इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा P पॉइंट पर जहां पर हमको निकालना है, इज इक्वल टू सिग्मा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन 0। अब ये डिफाइन कर दिया हमने टोटल फ्लक्स पहले तरीके से। अब दूसरे तरीके से हमको सिग्मा क्यू इन, तो इसका मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज है उतना ही लिखना है ना। तो गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, तो देखो मैं अलग से इसको स्पेसिफाई कर रहा हूं। गॉसियन सरफेस के अंदर केवल ये येलो से जो मैंने मार्क किया है, सिर्फ इतने पोर्शन में जो चार्ज है बस हमें उससे मतलब है। टोटल चार्ज तो प्लस क्यू है, हमें टोटल चार्ज से मतलब नहीं, क्योंकि हमें गॉसियन सरफेस के अंदर वाले चार्ज से मतलब है, बाहर वाले चार्ज से कोई मतलब नहीं। गॉस थ्योरम लिखते समय हमको सिर्फ गॉसियन सरफेस के इनसाइड वाले चार्ज से मतलब है। क्या बात ध्यान में आ गई? तो मैं इनसाइड वाला चार्ज कैसे लिखूं, तो देखो इसको लिखने का तरीका मेरे पास है। सपोज इस क्यू चार्ज के स्प्रेड होने, पूरे एंटायर जगह क्यू चार्ज स्प्रेड है, तो क्यू चार्ज के स्प्रेड होने की वजह से अगर मान लो चार्ज डेंसिटी रो है, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रो है, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय मुझे कितने वॉल्यूम के अंदर का चार्ज चाहिए, तो मुझे केवल छोटे स्मॉल आर रेडियस के छोटे गॉसियन स्फीयर के अंदर का चार्ज चाहिए। तो 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी इनटू स्मॉल वॉल्यूम, हाथ पकड़ में आ गई, ठीक बात है। ये हो गया सिग्मा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन 0। क्या ये थॉट पकड़ में आया? ये रो का मतलब क्या है?
वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, रो क्या चीज है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। हमने 3 प्रकार की चार्ज डेंसिटीज पढ़ी थी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, चार्ज टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, तो ये रो, राइट। तो रो इनटू सिर्फ उतना पोर्शन जितने पोर्शन में हमको चार्ज चाहिए, तो हमको सिर्फ गॉसियन सरफेस के इनसाइड वाला चार्ज चाहिए, इसलिए ऐसे लिख दिया इसको। ठीक बात है। अब इस हिसाब से हम आगे इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो यहां ई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन बचेगा डीए का, जो कि एंटायर सरफेस हो जाएगा गॉसियन सरफेस का। सही है ना? ये गॉसियन सरफेस का इन छोटा स्मॉल आर रेडियस का जो सरफेस है स्पीयर का, वो हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इधर रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है, ई इंटू इसकी जगह 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन 0, राइट। ओके, तो ये आर स्क्वायर कट जाएगा और केवल एक आर बच जाएगा, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर डिवाइडेड बाय, ये 4 पाई नीचे जाएगा तो 4 पाई एप्सिलॉन 0, और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये तो आपको पता है इसको कैपिटल के बोलते हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखने का तरीका होगा E इज इक्वल टू 4/3 पाई रो के स्मॉल आर। क्या आपको यह ध्यान में आ रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से? इंसुलेटर सॉलिड स्फीयर की वजह से इनसाइड पॉइंट पर, इंसुलेटर सॉलिड इन, ये वैल्यू स्मॉल आर के प्रोपोर्शनल है, मतलब डिस्टेंस आर के प्रोपोर्शनल है, जबकि अगर इसी स्फीयर के आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता, आउटसाइड पॉइंट पे, तो किसी भी स्फीयर के आउटसाइड पॉइंट पे निकालते हैं, चाहे कैसा भी स्फीयर हो, तो वो एंटायर स्फीयर के चार्ज को उसके सेंटर पे पॉइंट चार्ज मानकर डायरेक्ट लिख सकते हैं KQ/R²। यानी अगर इसी स्फीयर के आउटसाइड पॉइंट पे हमको इंटेंसिटी निकालनी होती तो वो 1/R² के प्रोपोर्शनल होती, यानी डिस्टेंस के इनवर्स स्क्वायर रिलेशन में होती। लेकिन जब हम इस सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के इनसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहे, तो ये इनसाइड पॉइंट पर जो फील्ड है वो स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये फर्क है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या ये थॉट समझ में आया आपके? राइट, इस प्रकार से ये डिफरेंस है, डिफरेंस पकड़ में आया दोनों चीजों का। अब आगे बढ़ते हैं इसमें अपन, ये हो गया ई इंसुलेटर सॉलिड इन 4/3 पाई रो के आर। हम रो को भी चाहे तो चेंज कर सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई इंसुलेटर सॉलिड इन इज इक्वल टू 4/3 पाई, रो की जगह लिख सकते हैं टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। कैसा लिखा जा सकता है? टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, रो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम इंटू के इंटू स्मॉल आर। तब भी 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा और आपको इसी प्रकार का रिजल्ट मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंसुलेटर solid sphere at inside point is equal to KQ/R³ into small r। ठीक बात है, राइट। अब देखो, मैंने पिछले लेक्चर और इस लेक्चर मिला के स्पेरिकल शेप्स के सारे प्रकार के इलेक्ट्रिक फील्ड्स डिफाइन कर दिए। ठीक है, तो स्पेरिकल शेप्स में इलेक्ट्रिक फील्ड्स को मैं यहां लिख के दिखा रहा हूं, अलग अलग तरह के, है ना। तो जरा चेक करें, इसको स्पेसिफिकली ध्यान रखें। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
spherical charge distribution, स्पेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की विभिन्न सिचुएशन, डिफरेंट सिचुएशंस कौन कौन सी है। तो देखो, पहली सिचुएशन हो सकती है एनी टाइप ऑफ चार्ज्ड स्फीयर कंडक्टर और इंसुलेटर, सॉलिड और हॉलो। ठीक है, एट आउटसाइड पॉइंट ऑफ स्फीयर, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको चाहिए आउटसाइड पॉइंट ऑफ दिस स्फीयर पे। ये स्फीयर किसी भी टाइप का हो सकता है, ये इंसुलेटर हो सकता है, कंडक्टर हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, हॉलो हो सकता है, किसी भी टाइप का स्फीयर हो सकता है। और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पॉइंट पे चाहिए जो पॉइंट आउटसाइड स्फीयर है। और इस केस का जो आंसर है उसे मैं लिखूंगा ई आउट, और इसका आंसर होगा के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। यानी जब भी आउटसाइड पॉइंट की बात आती है तो स्फीयर कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो कंडक्टर मटेरियल का बना हो, चाहे वो इंसुलेटर मटेरियल का बना हो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो हॉलो हो। आउटसाइड पॉइंट के लिए एंटायर चार्ज को स्फीयर के सेंटर पे पॉइंट चार्ज मान लो। तो के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फर्स्ट सिचुएशन हो गई, राइट। ओके, जरा सेकंड सिचुएशन पर विचार करें। अब मैं सेकंड सिचुएशन पे आ रहा हूं। सेकंड सिचुएशन में ले रहा हूं एनी टाइप ऑफ hollow charged sphere may be conductor or insulator at inside point of hollow sphere। अगली सिचुएशन में बता रहा हूं कि किसी भी टाइप का स्फीयर हो, चाहे वो कंडक्टर मटेरियल का बना हो, चाहे वो इंसुलेटर मटेरियल का बना हो, किसी भी टाइप का होने दो उसको, उस पे चार्ज है। और अपन बात कर रहे हैं ऐसे पॉइंट पी पर जो पॉइंट पी कैविटी के अंदर है, हॉलो पोर्शन के अंदर है, राइट। तो ई हॉलो इनसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर है 0। स्टैंडर्ड रिजल्ट। क्या ये बात भी आपके ध्यान में आ गई? ये सेकंड सिचुएशन हो गई। अब मैं थर्ड सिचुएशन पे आ रहा हूं। थर्ड सिचुएशन है कंडक्टर स्फीयर। ठीक बात है। तो कंडक्टर सॉलिड स्फीयर ऑफ, नहीं, एक, अब मैं एक मिनट, अभी मैं आ रहा हूं एनी टाइप ऑफ स्फीयर, लेकिन सरफेस ऑफ दिस स्फीयर पे। अभी भी मैं एनी टाइप ऑफ स्फीयर पे हूं, लेकिन मैं इस बार बात कर रहा हूं सरफेस ऑफ दिस स्फीयर पे। एनी टाइप ऑफ स्फीयर कंडक्टर और इंसुलेटर, सॉलिड और हॉलो। ठीक है,
at any point on surface of sphere। ठीक है, तो सरफेस ऑफ स्पीयर है, चाहे किसी भी टाइप का स्पीयर हो, हॉलो, सॉलिड, कंडक्टर, इंसुलेटर, किसी भी मेटेरियल का बना हो, जो टोटल चार्ज है वो Q है, और पॉइंट P जो है वो सरफेस ऑफ द स्पीयर पर है, और स्पीयर की रेडियस कैपिटल R है। तो E सरफेस लिखने का तरीका हो जाएगा के Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। देखो एक ही बात का फर्क पड़ा, स्मॉल r के जगह कैपिटल R आ गया। स्मॉल r डिस्टेंस था सेंटर ऑफ द स्पीयर से उस पॉइंट तक का, ये स्मॉल r जो है वो कैपिटल R के इक्वल हो गया, तो एक्चुअली यही फॉर्मूला रिपीट हो गया। ठीक बात है ना। तो अभी तक बात चल रही है एनी टाइप ऑफ स्पीयर की। तो एनी टाइप ऑफ स्पीयर, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कंडक्टर है, कि वो इंसुलेटर मटेरियल का बना हुआ है, कि वो सॉलिड है कि हॉलो है, तब फर्क नहीं पड़ता है। या तो पॉइंट जिस पर इंटेंसिटी निकालनी हो आपको वो बाहर हो, या तो वो ऑन दी सरफेस हो, या फिर स्पीयर हॉलो हो और इनसाइड पॉइंट पर निकालना हो। इन तीनों केसेस में, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमेशा किसी भी टाइप का स्पीयर हो आंसर्स यही रहते हैं। लेकिन जब आप सॉलिड स्पीयर की बात करते हो, सॉलिड, तो सॉलिड स्पीयर में स्पेसिफिकली अब अपन सॉलिड स्पीयर की बात कर रहे हैं, और सॉलिड स्पीयर में भी अपन बात कब कर रहे हैं, जब पॉइंट हमको चाहिए जिस पे इंटेंसिटी निकालनी है वो इनसाइड ऑफ द स्पीयर होनी चाहिए। तो उस सिचुएशन में सॉलिड कंडक्टर स्पीयर पर अलग बिहेवियर है और सॉलिड इंसुलेटर स्पीयर पर अलग बिहेवियर है। ठीक बात है। तो अब मैं बात कर रहा हूं पॉइंट नंबर 4 में। पॉइंट नंबर 4 में मैं बात कर रहा हूं सॉलिड कंडक्टर चार्ज्ड स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R। ठीक है, एट एनी पॉइंट P इनसाइड स्फीयर। तो चूंकि सारा चार्ज रिसाइड करता है स्फीयर के आउटर सरफेस पे, क्योंकि ये कंडक्टर स्फीयर है, अंदर चार्ज टिक नहीं सकता, चार्ज फ्लो हो जाने की वजह से सारा चार्ज सरफेस पर बाहर जमा हो जाता है। तो इस वजह से इनसाइड पॉइंट पर ये हॉलो स्फीयर जैसा बिहेव करेगा, क्योंकि सारा चार्ज तो बाहर आ गया, तो अंदर अब मटेरियल है नहीं है, कोई मतलब का नहीं है, तो इसलिए वो हॉलो स्फीयर जैसा बिहेव करता है, और इसलिए ई सॉलिड इन फॉर कंडक्टर, कंडक्टर स्पीयर के लिए ई सॉलिड इनसाइड 0 होता है, हॉलो स्पीयर जैसा बिहेव करता है। क्या थिंकिंग समझ में आ गया। अब आखिरी का बचा, और वो है सॉलिड इंसुलेटर चार्ज स्पीयर। अब आखिरी की बात करते हैं अपन, सॉलिड इंसुलेटर चार्ज स्पीयर। सॉलिड इंसुलेटर चार्ज्ड स्पीयर having total charge Q spread uniformly in the sphere at any point inside sphere at a distance small r from center। अब इस सिचुएशन में
जो हमने लास्ट आज पहला सवाल सॉल्व किया वो वाला केस हो जाएगा। जो स्पीयर है वो इंसुलेटर है, इसलिए चार्ज अंदर तक स्प्रेड है, और हमको जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो पॉइंट इनसाइड द स्पीयर है। उसका जो डिस्टेंस है वो है सेंटर से स्मॉल आर, और रेडियस ऑफ द स्पीयर है कैपिटल आर। तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड ये सॉलिड इनसाइड का है, लेकिन इंसुलेटर स्पीयर के लिए है। तो इसका आंसर हो जाएगा KQ अपॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। तो ये स्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशंस के सारे केसेस इस प्रकार से 5 सिचुएशंस में डिवाइड कर सकते हैं अपन। ठीक बात है, ये सारे स्पेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए केसेस हो गए। ठीक है ना। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ डिस्टेंस से बनाऊं स्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए, तो मैं ग्राफ की बात कर सकता हूं। ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर and distance small r from center of sphere। तो दो चीजों के बीच ग्राफ बन रहा है, एक है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एक है डिस्टेंस स्मॉल आर। तो इंटेंसिटी पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर की वजह से अवे होगी, जिसको मैं पॉजिटिव साइन से डिनोट करूंगा। तो ये हो गई इस लाइन पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस लाइन पर डिस्टेंस। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं किसकी, कंडक्टर सॉलिड स्फीयर की, कंडक्टर सॉलिड स्फीयर। ठीक है ना। तो ये पहला ग्राफ मैं बना रहा हूं फॉर कंडक्टर सॉलिड स्फीयर। कंडक्टर सॉलिड स्फीयर है, तो इनसाइड कंडक्टर सॉलिड स्फीयर हॉलो स्फीयर जैसा बिहेवियर होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो जब तक स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के इक्वल नहीं हो जाती तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा। सरफेस पर अचानक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा जो कि ई सरफेस के इक्वल होगा, और जैसे जैसे इससे दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी इनवर्स स्क्वायर रिलेशन में। तो इस प्रकार से ये ग्राफ चलेगा, राइट। ये सिचुएशन होगी किसके लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए, कंडक्टर सॉलिड स्फीयर के लिए। मैं दूसरा ग्राफ बनाने जा रहा हूं, ये मैं बनाने जा रहा हूं एनी टाइप ऑफ हॉलो स्फीयर के लिए। एनी टाइप हॉलो स्फीयर, चाहे वो कंडक्टर हॉलो स्फीयर हो चाहे वो इंसुलेटर हॉलो स्फीयर हो। तो हॉलो स्फीयर के अंदर भी सेम सिचुएशन होगी। इस तरफ इंटेंसिटी, इस तरफ स्मॉल आर, और यहां पे ई सरफेस, ये स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। जब तक हम हॉलो स्फीयर के इनसाइड है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगी। अचानक सरफेस पर इंटेंसिटी क्रिएट होगी, और सरफेस से जितना दूर जाएंगे उतनी इंटेंसिटी कम कम होती जाएगी, और वो फाइनली ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कहीं तो भी जाके मिलेगा।
तो ये इसी पैटर्न का ग्राफ बनेगा, दोनों में एक जैसा ही ग्राफ बन रहा है, ठीक बात है, राइट। अब बात करें इंसुलेटर सॉलिड स्फीयर की। देखो कंडक्टर सॉलिड स्फीयर जो है वो एनी टाइप ऑफ हॉलो स्फीयर जैसा है, ठीक है। और अब तीसरी मैं बात कर रहा हूं, है ना, कंडक्टर सॉलिड स्फीयर हो गया, इंसुलेटर सॉलिड स्फीयर की बात कर रहा हूं, और ये तो एनी टाइप ऑफ हॉलो स्फीयर है। तो दो सॉलिड स्फीयर के केसेस हो गए, एक हॉलो स्फीयर का केस हो गया। ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि हॉलो स्फीयर तो किसी भी टाइप का हो, चाहे वो कंडक्टर हो चाहे इंसुलेटर हो, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है और सीधे सरफेस से ही शुरू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो कंडक्टर सॉलिड स्फीयर है उसमें इनसाइड पॉइंट के लिए वो हॉलो जैसा बिहेव करता है, और आउटसाइड पॉइंट के लिए इंटेंसिटी जो है वो कम कम होती चली जाती है। सही है, ठीक बात है। और अब बात कर रहा हूं मैं लास्ट में तीसरा केस, इंसुलेटर सॉलिड स्फीयर के लिए। इंसुलेटर सॉलिड स्फीयर के लिए, तो इंसुलेटर सॉलिड स्फीयर के लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है, के क्यू बाय आर क्यूब अपॉन के क्यू डिवाइडेड बाय आर क्यूब इनटू स्मॉल आर, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। तो जब तक स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, मतलब जब तक सरफेस पे नहीं आते, सरफेस पे आ जाएंगे तब तो वैल्यू ई सरफेस ही होगी, लेकिन जब तक सरफेस पे नहीं आते तब तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा y बराबर mx, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक बात है, राइट। और इसके बाद तो सारे ग्राफ एक जैसे ही है, सही है, ठीक बात है ना। सिर्फ कंडक्टर सॉलिड स्फीयर और इंसुलेटर सॉलिड स्फीयर में फर्क पड़ रहा है। भाई हॉलो में तो अंदर होती ही नहीं है इंटेंसिटी, हॉलो में तो सरफेस से ही शुरू होती है। बस अगर कंडक्टर सॉलिड स्फीयर है तो ये हॉलो जैसा बिहेव करेगा। अगर इनसाइड की बात करूं और आउटसाइड की बात करूं तो किसी भी स्फीयर, आउटसाइड तो हर स्फीयर के लिए एक जैसा ही ग्राफ है, चाहे कैसा भी स्फीयर हो, इनसाइड का ही फर्क है, ठीक है ना, राइट, ओके, थिंकिंग क्लियर है। यहां पे ये स्ट्रेट लाइन क्यों बन रहा है? क्योंकि इस जगह पे जो ग्राफ है वो जिन दो क्वांटिटीज के बीच में, उनमें रिलेशन इस टाइप का है, ग्राफ में रिलेशन इस टाइप का है, ई इनसाइड इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। ये हमने प्लॉट किया है वाई एक्सिस पर, ये प्लॉट किया है एक्स एक्सिस पर, और गिवन स्फीयर के लिए ये कांस्टेंट टर्म है, तो ये कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को कांस्टेंट लिख सकता हूं। तो y बराबर mx, ये ओरिजिन से पास होती हुई स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, तो इसलिए ये ओरिजिन से पास होती हुई स्ट्रेट लाइन है, राइट। और इनवर्स स्क्वायर रिलेशन की वजह से ये r बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा, और r इन्फिनिटी पहुंचेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो इन्फिनिटी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा किसी भी चार्ज स्फीयर से। तो इस प्रकार से ये ग्राफिकल एनालिसिस हो गया, सिंपल थॉट। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस थ्योरम की वजह से आसानी से निकाल पाए, है ना। एक तो इनफाइनाइट सरफेसेस जिसमें सिग्मा इंटेंसिटी, सिग्मा चार्ज डेंसिटी हो, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, किसी भी इनफाइनाइटली चार्ज स्प्रेडशीट की वजह से किसी भी पॉइंट पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, और वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, राइट। और एक ये स्पेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यही ज्यादातर काम में आते हैं। तो इस प्रकार से गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन हमारे कंप्लीट होते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे, पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगला टॉपिक कवर करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इस टॉपिक पे आ जाते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो हम इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं,
पॉइंट नंबर 1, एज पर definition of potential energy change for a given system du, U सिंबल है पोटेंशियल एनर्जी के लिए, तो du मतलब स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, du स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस dw इंटरनल कंजर्वेटिव, यानी वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स का जो नेगेटिव है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है, राइट? ओके, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जो वर्क डन का माइनस है, नेगेटिव है, दैट इज कॉल्ड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना? तो अपन एक सिचुएशन लेते हैं तो बात जल्दी समझ में आ जाएगी। कंसिडर 2 point charges plus Q1 and plus Q2 at any separation small r. Now this is a 2 particle system which is isolated. Hence, only force acting is electrostatic repulsion due to each other. तो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन नाम का फोर्स एक दूसरे पर लग रहा है, इसके अलावा कोई और फोर्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है? नाउ डिफाइन force on any one charge, say Q2 by source Q1। तो Q2 और Q1 में से हम अज्यूम कर रहे हैं कि Q1 सोर्स चार्ज है और Q2 टेस्ट चार्ज है, तो यहां है Q1 सोर्स चार्ज और यहां है Q2 टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो सोर्स चार्ज थप्पड़ मारेगा Q2 को, तो सोर्स चार्ज को पहले आप ओरिजिन सिलेक्ट कर लो, ये ओरिजिन है, और पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर दो R वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर हो गया, ठीक है? अब इस पर फोर्स डिफाइन कर लेते हैं। तो फोर्स जो है वो रिपल्शन का होगा, इस डायरेक्शन का फोर्स होगा, ये फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है? तो फोर्स हम इस प्रकार से डिफाइन कर पाएंगे, F वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये तो स्केलर क्वांटिटी हो गई, इसको वेक्टर बनाना है तो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर के लिए R वेक्टर को R से डिवाइड करना पड़ेगा, और फोर्स की डायरेक्शन वही है जो R वेक्टर की डायरेक्शन है, तो पॉजिटिव साइन आएगी। तो ये हो गया फोर्स, और ये फोर्स इस सिस्टम का इंटरनल फोर्स है। अगर ये दो चार्जेस मिलाकर एक सिस्टम है तो
इस सिस्टम का ये इंटरनल फोर्स है। ठीक बात है, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज को डिफाइन करने के लिए अब मैं लिख सकता हूं, फॉर दिस सिस्टम फॉलोइंग 3 conditions are satisfied. Following 3 conditions are satisfied. 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो पा रही है। कौन कौन सी कंडीशंस? पहली, सिस्टम कंटेन 2 और मोर पार्टिकल्स। पहली कंडीशन ये होना चाहिए। दूसरी कंडीशन होना चाहिए, एक्सटर्नल फोर्सेस डू नो वर्क। तो यहां एक्सटर्नल फोर्सेस है ही नहीं, क्योंकि ये आइसोलेटेड सिस्टम माना गया है। तो इन 2 चार्जेस के अलावा बाहर की कोई चीज इन 2 चार्जेस को इफेक्ट नहीं कर रही है, ऐसा मानकर हम इसको आइसोलेटेड सिस्टम ले रहे हैं। तो इस वजह से एक्सटर्नल फोर्सेस है ही नहीं, तो उनका वर्क डन भी नहीं है। और तीसरी कंडीशन, ऑल इंटरनल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, फ्रिक्शन नहीं है। हर प्रकार का फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो यहां फ्रिक्शन नाम की कोई चीज नहीं है। तो इस वजह से आइसोलेटेड सिस्टम होने की वजह से ये तीनों कंडीशंस फुलफिल हो गई, है ना। हेंस we can define change in potential energy। इसलिए इस सिस्टम के लिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने का तरीका है du बराबर माइनस dw, यानी du बराबर माइनस f डॉट dr। अगर हम इस इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स के अंडर के प्रभाव में इस दोनों पार्टिकल्स के बीच के सेपरेशन में थोड़ा सा चेंज dr लेकर आते हैं, थोड़ा सा चेंज लेकर आते हैं, तो जो वर्क डन होगा उसका नेगेटिव साइन लगा देंगे, तो वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये डेफिनेशन है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की, है ना, जो मैकेनिक्स से आती है। तो माइनस dw माइनस f डॉट dr, तो f का मॉड इंटू डॉट प्रोडक्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो डॉट प्रोडक्ट a मॉड इंटू b मॉड इंटू कॉस थीटा होता है, इंटू dr का मॉड इंटू कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि r वेक्टर डायरेक्शन आप देख सकते हो और फोर्स की डायरेक्शन भी आप देख सकते हो, दोनों पैरेलल टू ईच अदर है। r वेक्टर जिस डायरेक्शन में है, फोर्स भी उसी डायरेक्शन में है, तो r वेक्टर और f वेक्टर के बीच की एंगल जो है वो 0 डिग्री एंगल हो गया। दोनों सेम डायरेक्शन में होने से दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो गया, राइट। तो इसलिए यहां पर 0 डिग्री एंगल आ गया, कॉस 0 आ गया। डॉट प्रोडक्ट सॉल्व किया है, तो du को लिखने का तरीका हो जाएगा f का मॉड यानी माइनस k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर, मॉड में लिखा है, इंटू dr का मॉड dr cos 0 1। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेशन du इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट्स बाहर निकाल लेते हैं, माइनस k q1 q2 बाहर निकाल लेते हैं, अंदर बचता है इंटीग्रेशन ऑफ r टू द पावर माइनस 2 विथ रिस्पेक्ट टू r। अब इंटीग्रेशन सॉल्व करना तो आसान है, r टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, ऐसा इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका। ये तो बड़ा ही सिंपल इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू माइनस k q1 q2 r टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2 प्लस 1। और चूंकि ये सिंपल इंटीग्रेशन है तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जरूर लगेगा, ठीक है। तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी U डिफाइन करने का तरीका हो जाएगा, अब ये माइनस 2 प्लस 1 तो माइनस 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो k q1 q2 और r टू द पावर माइनस 1 यानी डिवाइडेड बाय r प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये कांस्टेंट सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि कांस्टेंट निकालने के लिए कोई पहले से लिमिट मालूम होनी चाहिए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमको हमेशा पोटेंशियल एनर्जी चेंज निकालना पड़ता है, हमको हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से मतलब होता है।
तो हमको इस बात से मतलब नहीं होता कि एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हमको हमेशा चेंज चाहिए होता है दो कंडीशंस के बीच में, है ना। तो अगर मैं R1 डिस्टेंस इनिशियल कंडीशन मान लूं जब दोनों चार्जेस R1 डिस्टेंस पर हो, और R2 डिस्टेंस पर जब दो चार्जेस हो, तब मैं फाइनल कंडीशन मान लूं। तो पहले R1 डिस्टेंस पर है, बाद में R2 डिस्टेंस पर है। तो अब क्या होगा, जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, चेंज इन पोटेंशियल निकालूंगा, तो C कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो इसलिए मैं कुछ इस प्रकार से लिखने जा रहा हूं। देखो, पॉइंट नंबर 4 में सबसे पहले मैं आपसे यह बात कर रहा हूं कि इफ इनिशियली both charges are at R1 distance and this configuration of system is changed by increasing distance to R2, then इनिशियल डिस्टेंस R1 है, बाद का डिस्टेंस R2 है। तो हमने क्या किया, पहले कम डिस्टेंस पर है, बाद में ज्यादा डिस्टेंस पर, तो डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया। तो देन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, अब अगर चेंज निकालना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, तो मैं लिखूंगा U इनिशियल यानी U1 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और U फाइनली सिचुएशन होगी U2 जिसमें डिस्टेंस चेंज होकर हो जाएगा R2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अब चेंज निकालने के लिए मैं जब सबट्रैक्ट करूंगा तो क्या होगा, C कट जाएगा, क्योंकि हमको हर बार पोटेंशियल एनर्जी चेंज से ही मतलब होता है, और कभी भी एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी से किसी सवाल में कोई मतलब नहीं होता। तो जब भी हम सवाल सॉल्व कर रहे होंगे तो चेंज निकालते समय C तो हमेशा कैंसिल होने वाला है। क्या आपको ध्यान में आई बात, ठीक है। तो अब जब मैं U फाइनल माइनस U इनिशियल करूंगा, U फाइनल माइनस U इनिशियल करूंगा, तो मुझे मिलेगा U2 माइनस U1, और ये आंसर सिंपली क्या मिलेगा, K Q1 Q2 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1, C कैंसल आउट हो जाएगा। क्या आपको ये बात ध्यान में आ रही है, कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया। तो इस प्रकार से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में C कट जाता है, क्योंकि साइंटिस्ट लोगों ने ऑब्जर्व किया कि अरे सारी सिचुएशंस में हमको चेंज ही तो निकालना पड़ रहा है, ऐसा कभी है ही नहीं कि चेंज ना निकालना पड़े। तो बार बार इस C को कैरी क्यों करें, क्यों ना ऐसा करें कि हम C को ही हटा दे, जीरो मान ले। अब C को जीरो कैसे मान ले, तो हम एक रेफरेंस सिलेक्ट कर लेते हैं कि डिस्टेंस R अगर इंफिनिटी हो, यानी दोनों चार्जेस एक दूसरे से इनफाइनाइट सेपरेटेड हो, तो उस समय इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लो। ओके, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जीरो है अगर इनके बीच में इनफाइनाइट सेपरेशन है। अगर हमने ऐसा सिलेक्ट कर लिया तो इससे क्या फायदा होगा, इससे हम ये बोलेंगे, इससे हमको ये पता चलेगा कि अरे देखो R इंफिनिटी कर दिया तो डिवाइड बाय इंफिनिटी, किसी भी चीज को इंफिनिटी से डिवाइड करोगे तो जीरो आ जाएगा, और यहां U को जीरो मान लिया तो C की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो C को जीरो बनाने के लिए, जानबूझ के C को जीरो बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसा सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 5 में एज फॉर एनी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी C cancels, hence we select
a reference to make c equal to 0, we select at r is equal to infinity, u equal to 0, implies that c becomes 0. अगर मैं r इंफिनिटी रखूं और u 0 रखूं तो आप चेक कर सकते हो c 0 हो जाता है. देख लो आप ऊपर, ये देखो. अगर मैं इस जगह u को 0 रख दूं और r को इंफिनिटी रख दूं तो यहां 0 हो गया और यहां डिवाइड बाय इंफिनिटी हो गया. तो किसी भी चीज को इंफिनिटी से, बड़े नंबर से डिवाइड करोगे लार्ज नंबर से, तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी इंफिनिटी से डिवाइड करने पर. तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो c की वैल्यू क्या आ गई? 0. यानी जब भी दो चार्जेस के बीच का सेपरेशन इनफाइनाइट होगा तो हम अज्यूम कर लेंगे कि इस कॉन्फ़िगरेशन में, इस कंडीशन में, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी 0 है. गेट द आइडिया? थिंकिंग समझ में आया? राइट? ओके. और फिर हम लिख देंगे देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी, है ना, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी when two positive point charges are at separation small r will be k q1 q2 डिवाइडेड बाय r. ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी दो पॉइंट चार्ज वाले सिस्टम के लिए जो r डिस्टेंस पे सेपरेटेड है. तो एक्चुअली जब ये इनफाइनाइट सेपरेशन पर है तब 0 है, उसके कंपैरिजन में ही तो r डिस्टेंस पर ये वैल्यू है. यानी ये भी तो एक्चुअली कंपैरेटिव ही है. क्यों? क्योंकि एक्चुअल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी तो कोई जानता ही नहीं क्या होता है. ये बात हमने मैकेनिक्स में भी पढ़ी थी एक बार पहले कि पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिचुएशन की हो कभी डिफाइन नहीं होती, हमेशा चेंज डिफाइन होता है. ये वही वाली बात है. ठीक बात है. तो यहां पर भी सेम रूल, सेम लॉजिक प्ले कर रहा है. तो ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस है. अभी फिलहाल मैंने दोनों पॉजिटिव लिए थे. अगर दोनों नेगेटिव होते तो देखो, दोनों पॉजिटिव होते तब भी दोनों में रिपल्शन फोर्स होता. यानी अगर मैं इस डायग्राम में देखूं तो क्या फर्क पड़ता? अगर दोनों नेगेटिव है तो क्या फर्क पड़ता? अगर दोनों चार्जेस नेगेटिव है तब भी रिपल्शन फोर्स ही आता. तो सेम का सेम डायग्राम बनता, कोई फर्क नहीं पड़ता. इसलिए जब मैं पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर रहा होता तो जब मैं ये डॉट प्रोडक्ट लिखता तो यहां cos 0 ही आता, तो सब कुछ सेम रिपीट होता, तो आंसर भी सेम आता. यानी दोनों पॉजिटिव चार्जेस हो तब भी सेम आंसर आएगा, दोनों नेगेटिव चार्जेस हो तब भी सेम आंसर आएगा. लेकिन अगर एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज नेगेटिव, अब देखो क्या फर्क पड़ेगा. अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है तो पता है क्या होगा? तो ये फोर्स रिपल्शन का ना होके अट्रैक्शन का हो जाएगा. तब ये फोर्स आर वेक्टर के अपोजिट हो जाएगा. यानी आर वेक्टर और फोर्स वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री हो जाएगा. तो जब मैं पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने जाऊंगा और यहां लिखूंगा du बराबर माइनस dw बराबर माइनस f डॉट dr, तो ये डॉट प्रोडक्ट में यहां cos 180 आएगा. तो इस cos 180 की वजह से एक और माइनस और ये cos 180 तो मिलाकर प्लस हो जाएगा. तो हर जगह से एक माइनस साइन कैंसिल होके ये फाइनल इंटीग्रेशन में एक माइनस साइन, तो यहां माइनस k q1 q2 बाय r आ जाएगा. क्या आपको फर्क समझ में आया? अगर दोनों पॉजिटिव चार्जेस है, दोनों पॉजिटिव चार्जेस है या दोनों नेगेटिव चार्जेस है, तो ये फोर्स और ये पोजीशन वेक्टर सेम डायरेक्शन के होंगे. यानी आर वेक्टर इधर है तो फोर्स रिपल्शन का इधर ही है, दोनों प्लस हो चाहे दोनों माइनस हो. यानी रिपल्शन के केस में फोर्स और आर वेक्टर सेम 0 डिग्री एंगल पे होते हैं. लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो अट्रैक्शन फोर्स होगा, और अट्रैक्शन फोर्स के सिनेरियो में एफ की डायरेक्शन आर वेक्टर के अपोजिट होगी. अगर एफ की डायरेक्शन आर के अपोजिट होगी तो यहां cos 180 आ जाएगा. यहां फर्क पड़ेगा केवल इस जगह, पूरे प्रोसेस में केवल एक जगह फर्क पड़ेगा, यहां cos 180. तो एक माइनस साइन और आ जाएगी, तो उसकी वजह से एक माइनस साइन फाइनल आंसर में इंट्रोड्यूस हो जाएगी. तो इसलिए जब भी अट्रैक्शन फोर्स होगा तो यहां माइनस साइन आएगी, और जब भी रिपल्शन फोर्स होगा तो यहां प्लस साइन आएगी. आप इतना लंबा चौड़ा मत ध्यान रखो, आप सिंपली एक ही फॉर्मूला ध्यान रखो. इस फॉर्मूले में
Q1 Q2 चार्ज को प्लस माइनस साइन के साथ लिख दो। अगर दोनों प्लस है तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, जो मैंने अभी डिराइव करके बताया। दोनों माइनस है तब भी इसका आंसर प्लस आएगा, जो मैंने डिराइव करके बताया। अगर एक प्लस है एक माइनस है तो अपने आप यहां माइनस साइन आ जाएगी। क्या बात समझ में आई? तो आप पोटेंशियल एनर्जी लिखते समय, स्केलर क्वांटिटी लिखते समय सिंपली Q1 Q2 को चार्ज को वैल्यू के साथ लिख दो, सॉरी साइन के साथ लिख दो, तो ऑटोमेटिकली पोटेंशियल एनर्जी की भी साइन आ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है लेकिन फिर भी उसमें साइन है, तो साइन है तो वो साइन आती कैसे है, तो वो मैंने समझा ही दिया कि वो cos 0 और cos इन्फिनिटी की वजह से। लेकिन आपको इतना सब लंबा चौड़ा ध्यान रखने की जरूरत नहीं। एग्जाम में करते समय Q1 और Q2 साइन के साथ रख दे, अपने आप U साइन के साथ आ जाएगा। लेकिन यही काम मैंने फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते समय मना किया था आपको, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटीज थी। फोर्स और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, वहां मैंने आपको डायरेक्शन को अलग से समझने के लिए बोला था और बाकी मैग्नीट्यूड को अलग से, सही है। लेकिन ये स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी जहां जहां है वहां पे चार्ज को वैल्यू के साथ प्लस माइनस साइन के साथ लिख दो, सारा आंसर साइन के साथ आ जाएगा। लॉजिक पकड़ में आ गया, दिमाग में आ गई ये बात बिठा लो आपके दिमाग में, तो बहुत सारी जगह बहुत ईजी हो जाएंगे कैलकुलेशन आपके। लेकिन अगर फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी क्वांटिटीज यानी वेक्टर क्वांटिटीज आए तो आपको डायरेक्शन को सोच समझकर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन देनी पड़ेगी। ठीक है, सब कुछ सोच समझ के देना पड़ेगा, है ना। तो उस केस में आप Q1 Q2 चार्ज में कोई साइन मत डालो और डायरेक्शन को अलग से चेक करो, सही है। ठीक बात है, किसमें? फोर्स में और इलेक्ट्रिक फील्ड में। लेकिन जो स्केलर क्वांटिटी है U, पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी में Q1 Q2 साइन के साथ एक ही फॉर्मूला ध्यान रखो और इसमें Q1 Q2 को साइन के साथ पुट कर दो, आपका आंसर सही आ जाएगा, जो भी आना हो वो आ जाएगा। क्या ये लॉजिक पकड़ में आ गया? राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। ठीक बात है। अब इसके बाद एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम का टॉपिक ले लेते हैं और फिर इन दोनों पर सवाल ले लेते हैं, अलग अलग तरह के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और फिर सवाल। ठीक है, अगले टर्न पे ले लेंगे अपन इसको। थैंक यू। ऑफ कोर्स अब इसके बाद बहुत ही कम बातें और बची है। अब इसके बाद मुझे डाइपोल पढ़ाना है आपको। मेन चीज तो डाइपोल है, बस एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक डाइपोल बचा हुआ है। ठीक बात है। और उसके बाद एक छोटी मोटी कंडक्टर इंसुलेटर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको समझाना है, चैप्टर खत्म। ठीक है ना। तो मेन पोर्शन जो समझाना है वो है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और डाइपोल, दो ही चीजें मेन समझानी बाकी।